हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है वाटर डिमांड। स्टार्ट करते हैं। जो आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है उसको बेसिकली हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है वाटर सप्लाई, जो सपोज कोई कम्युनिटी है उसको अपने एग्जिस्टेंस के लिए वाटर चाहिए रहेगा ना, तो सप्लाई करेंगे तो आपका वाटर सप्लाई में कवर होता है। फिर वेस्ट वाटर, जो कम्युनिटी वाटर यूटिलाइज की वो क्या फिर वेस्टेज होगा, डोमेस्टिक वेस्ट या कुछ वेस्ट अलग अलग तरीके से वेस्ट होंगे। सो उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो आपका वेस्ट वाटर में आएगा। फिर सॉलिड वेस्ट, आपका कम्युनिटी सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करेगी, उसको मैनेजमेंट करेंगे, सो इसके अंदर आ गया। फिर आपका पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, फिर आपका नॉइज पॉल्यूशन, ये 2 टाइप के पॉल्यूशन रहते हैं। सो बेसिकली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपके 5 टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, आपके इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपका वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, उसके बाद है आपका वेस्ट वाटर्स इंजीनियरिंग। सो ये 2 इंपॉर्टेंट है। इसके ऐसा नहीं कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चंस नहीं आते, इससे भी 1-2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली है कि इससे तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सब फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। उसमें क्या होता है आपका, ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जो वाटर डिमांड, बहुत ही बेसिक है आपका। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, प्रीवियस ईयर भी देखेंगे तो 1-2 ही क्वेश्चंस आए हैं ओवरऑल, अब तक 1-2 ही क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको हम ज़्यादा इतना डिस्कस नहीं करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका है वाटर सप्लाई, वहाँ से आपका कुछ वाटर कलेक्ट होगा, कलेक्ट के बाद उसको कलेक्ट तो कर लिए, फिर उसको सप्लाई करेंगे थ्रू कन्वेंस। सपोज पाइप हो गया या जिस भी मीडियम से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो आपका कन्वेंस हो गया, उसको ट्रीट भी करेंगे ना। लेकिन जो आपका रॉ वाटर है, सपोज आप रिवर से पानी लिए तो उसको कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीट कर लिए फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स के हाउस में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो कहाँ जाएगा, वो कम्युनिटी फिर फाइनली उसको यूज़ कर पाएगी। सो वेस्ट सप्लाई इंजीनियरिंग बेसिकली इस चीज़ को कवर करता है। अब इसमें आपका वाटर डिमांड कहाँ पर आ रहा है, वाटर डिमांड हमारा फर्स्ट टॉपिक वाटर डिमांड ना। सपोज वाटर हम सप्लाई है, उसको कलेक्ट किए, कलेक्ट हम कितना अमाउंट करेंगे, क्वांटिटी कितना रहेगा, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये आपका वाटर डिमांड पे डिपेंड करेगा। वाटर डिमांड, अब ये किस पे अफेक्ट करेगा, सॉरी किस पे डिपेंड करेगा। सपोज ये आपका एक विलेज है, दूसरा आपका सिटी है। सिटी ऑब्वियसली ग्रेटर एरिया का रहता है ना। ठीक है, ओके। सपोज जो सिटी इक्वल एरिया है, हो सकता है सिटी इक्वल एरिया का, गांव में ज़्यादा खेत वेत ज़्यादा रहते हैं तो वो आपके गांव के अंदर आते हैं, तो उसका एरिया इक्वल हो, तो इसमें वाटर कहाँ ज़्यादा डिमांड होगा। इरिगेशन में वाटर तो आप ग्राउंड वाटर से लेते हैं, उसको हम फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, सपोज इरिगेशन है, जो मेन कम्युनिटी आपका वाटर, कम्युनिटी को जो वाटर चाहिए रहता है, उसके लिए हम वेस्ट वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। तो आपका सपोज ये सिटी है, ये आपका विलेज है, तो ऑब्वियसली सिटी में ज़्यादा डिमांड रहेगा वाटर का। अब सिटी में क्यों ज़्यादा डिमांड रहेगा, सिटी में क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है, इसलिए सिटी में आपका ज़्यादा डिमांड रहेगा। मतलब आपके यहाँ पर सपोज 1 लाख पॉपुलेशन है, यहाँ पर 10,000 पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली 1 लाख लोग ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे ना, तो इसलिए आपका वाटर डिमांड किसके अफेक्ट करता है, किस पे डिपेंड करता है, सॉरी, ये आपका पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो वाटर डिमांड आपका डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। ओके, अब पॉपुलेशन हम इसीलिए जब भी किसी सिटी को डिज़ाइन कर रहे हैं ना, किसी सिटी को हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन क्या है, एग्जिस्टिंग। ठीक है, अब जब हम डिज़ाइन करेंगे वाटर डिमांड को, या उसके लिए जो कन्वेंस है उसको डिज़ाइन करेंगे, तो एग्जिस्टिंग के लिए डिज़ाइन नहीं करेंगे हम। फ्यूचर में वो पॉपुलेशन कितना ग्रोथ हो सकता है, फ्यूचर पॉपुलेशन, उसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे, ये ध्यान रखना, फ्यूचर के लिए डिज़ाइन करेंगे। सपोज आप अभी के लिए डिज़ाइन कर लिए, 1 साल बाद पॉपुलेशन बढ़ गया, फिर वो डिज़ाइन उसको मीट नहीं कर पा रहा है, फिर अगले साल फिर थोड़ी ना डिज़ाइन करेंगे, हर साल थोड़ी ना नया डिज़ाइन करते जाएंगे कन्वेंस सिस्टम का। इसलिए हम फ्यूचर के लिए डिज़ाइन करते हैं, ताकि अगले 10-20 साल के लिए वो आपका वापस रीडिज़ाइन करना ना पड़े। ओके, तो पहले तो हमें फ्यूचर के लिए डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में पॉपुलेशन कितना ये पता होना चाहिए ना, तो उसी के हिसाब से हम डिज़ाइन कर पाएंगे। तो हमें हमारा पहला जो वाटर डिमांड है उसमें फ्यूचर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, वो हमें चेक करना है। ठीक है, कैसे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ओके, सो आपका फर्स्ट है, ओके, ये तो आपका वाटर डिमांड हो गया पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन का अलग अलग स्टेजेस रहते हैं, इसमें क्या स्टेजेस रहे, ये आपका ग्राफ रहता है विथ रिस्पेक्ट टू आपका टाइम, और ये आपका पॉपुलेशन। ओके, इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी पूछा नहीं गया, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ये कुछ कर्व है ना, ये ऐसा कुछ कर्व बनता है, ये आपका हो गया पॉइंट से ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, देन ये ई।
तो जो ए बी पोर्शन है ये आपका है अर्ली ग्रोथ। इसको यहाँ पर फिगर से देखते हैं। जो ए बी पोर्शन है ये अर्ली ग्रोथ, ये इनिशियल स्टेज में है। जो बी सी है, बी सी देख रहेंगे आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट ग्रोथ। सी डी वो आपका एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक। और जो डी ई है वो आपका लेट ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के कुछ आपके ग्रोथ होते हैं। ओके, अलग अलग स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिटी तुरंत बने तो आपका अर्ली ग्रोथ हो गया, अगर आपका कुछ टाइम हो गया तो कांस्टेंट ग्रोथ होगा, फिर नेक्स्ट टाइम आपका एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक ग्रोथ हो गया। तो ऐसे टाइप के कुछ ग्रोथ होते हैं। अब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड, हमें फोरकास्ट करना है, इससे मत डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना, ठीक है। आप ये चेक मत करते ना ग्राफ कैसा दिया है, फिर कौन सा स्टेज दिया है, उसके हिसाब से मेथड यूज़ करेंगे, ये ध्यान मत रखना। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा डायरेक्टली आपको दिया रहेगा कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो आपका टॉपिक है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड, फोरकास्ट करना है। तो इसमें कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला है आपका अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अरिथमेटिक से समझ में आ गया होगा, सिंपल एवरेज लेना है, ठीक है। लेकिन किसका एवरेज लेना है, ठीक है, वो देखेंगे। जियोमेट्रिक में ये भी आपको पता है, जियोमेट्रिक फॉर्मूला देखिए ना, आपका ए पी जी पी में रहता है, तो जियोमेट्रिक कुछ ऐसा रहता है, वो कांस्टेंट एक कुछ मल्टीपल से इंक्रीज होते जाता है। फिर तीसरा है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो आपके जो एग्जाम में आया आपका एक अरिथमेटिक आया है, तीसरा इंक्रीमेंटल आया, इंक्रीमेंटल आया जो बहुत पहले आया है, ठीक है। सो बेसिकली हम ये तीन डिस्कस करेंगे, बाकी अलग से और बहुत सारे फॉर्मूला रहते हैं। फिर आपका कुछ लॉगरिथमिक मेथड रहता है, फिर आपका एक डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड रहता है, एक लॉजिस्टिक कर्व मेथड रहता है, सिंपल ग्राफिकल मेथड रहता है, अलग अलग मेथड रहते हैं। तो उतना कभी नहीं जाएगा, हम बेसिकली 3 मेथड्स पढ़ेंगे। अरिथमेटिक इंक्रीज है, ये कहाँ यूज होता है? ये आपका कांस्टेंट ग्रोथ, ये आपका कांस्टेंट ग्रोथ रहता है। जो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड रहता है ये आपका एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ग्रोथ, ये आपका यहाँ यूज होता है, ठीक है। ओके, फर्स्ट है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। सो इसमें सिंपल दिया है आपका, सपोज पी आपका फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये आपका फर्स्ट ईयर ले लेते हैं, फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। 3 ईयर का पॉपुलेशन, आपको थर्ड ईयर में जो पॉपुलेशन है वो आपको पी नॉट है। आपको फिफ्थ ईयर का पॉपुलेशन जानना है, तो ये कैसे करेंगे? तो पी एन हो जाएगा, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, ठीक है। ये हुआ। वेयर एन इज इक्वल टू क्या हुआ? ये आपका टाइम स्टेप क्या है? 1 ईयर का है, तो 5 ईयर में कितने टाइम स्टेप हो जाएंगे? 3 से 4th में जाएगा, 4 से 5 में जाएगा, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया? 2, दैट इज नंबर ऑफ टाइम स्टेप। एक्स बार क्या हुआ? ये आपका एवरेज, अरिथमेटिक एवरेज ऑफ पर टाइम स्टेप, हर टाइम स्टेप का जितना गिवन है उसका अरिथमेटिक एवरेज लेंगे, ठीक है। ओके, अब ये किसका एवरेज लेंगे? डायरेक्ट पॉपुलेशन का एवरेज नहीं लेंगे, जितना इंक्रीज होना है उसका एवरेज लेंगे। तो इसका क्या इंक्रीज होगा? सपोज इसका x1 हुआ, इसका इंक्रीज कितना हुआ? x2 हुआ, तो x बार हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 बाय 2। तो ये आपका अरिथमेटिक एवरेज ऑफ पर टाइम स्टेप इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। ये आपका x बार हो गया। ओके, x बार हो गया, n हो गया। पी नॉट क्या है? जो आपका सबसे लेटेस्ट ईयर में आपका पॉपुलेशन जो गिवन है वो आपका पी नॉट हो गया। पी एन जिसमें हमें निकालना है, ठीक है। तो P5 हो जाएगा पी नॉट प्लस 2 एक्स बार, ये आपका अरिथमेटिक इंक्रीज हो गया। पी नॉट, इसको आप P3 लिखना चाहे P3 लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम पी नॉट लिखते हैं। ओके, ये हो गया, ये सिंपल अरिथमेटिक मेथड। ये पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, एक्स इज इक्वल टू अरिथमेटिक एवरेज ऑफ पर टाइम स्टेप, हर टाइम स्टेप इंक्रीज का, हर टाइम स्टेप में जो पॉपुलेशन दिया है ना, हर टाइम स्टेप का पहले इंक्रीज निकालेंगे, कितना इंक्रीज हुआ है उसका अरिथमेटिक एवरेज इन पॉपुलेशन है। ऑब्वियसली इंक्रीज इन पॉपुलेशन है डेटा है, उसका अरिथमेटिक एवरेज लेंगे तो वो एक्स बार हुआ। एन नंबर ऑफ टाइम स्टेप हो गया। पी नॉट लेटेस्ट नोन पॉपुलेशन, लेटेस्ट नोन मतलब आपका लास्ट जो एग्जांपल बताया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें पी नॉट क्या हो जाएगा? थर्ड ईयर का जो पॉपुलेशन गिवन है वो लेंगे। पी नॉट आपका पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ एन टाइम स्टेप, मतलब आपको 5th ईयर में निकालना है, तो ये आपका पी एन हो जाएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं एक एक ईयर का ही हो सकता है 10-10 ईयर का हो। ये आपका 10 साल में, ये 20 साल में, ये 30 साल में, ये 40, ये 50 साल। तो एक्स बार होगा वो एक्स बार, इसका डिफरेंस x1, इसका डिफरेंस आपका x2, x1 x2। तो x1 x2 क्या है? हर 10 साल के इंक्रीज में। सो ये इंक्रीज ऑफ पर डेकेड हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ हर डेकेड में एवरेज इंक्रीज कितना हुआ है, ठीक है। ये हुआ। ओके, ये डेकेड के हिसाब से, और सिंपल मेथड है, इसमें कुछ और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर ये समझ में नहीं आए तो हम कैलकुलेशन या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से और अच्छे से समझ लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ये आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट उसके जैसा है। कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक पे हमें क्या मिलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है पी एन इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस आर बार बाय 100 इंटू एन, ठीक है।
ये आर बार, एक्स बार अलग था, आर बार अलग है। अब एक्स बार जो था, जो आपका x1 x2 था, वो जरूरी नहीं कि हर ईयर में सेम इंक्रीज होगा, अलग अलग होगा, है ना। ओके, अब यहाँ पर पी नॉट तो आपको पता है, लेटेस्ट ईयर का आपका पॉपुलेशन, पी नॉट पी एन जिसमें आपको निकालना है एन नंबर ऑफ टाइम स्टेप। अब ये आर बार क्या होता है, सपोज P1 P2 P3 अलग अलग टाइम स्टेप का दिया है, यहाँ पर P5 हमें निकालना है, P5 सॉरी। अब यहाँ पर इंक्रीज कितना हो रहा है, यहाँ पर कुछ आर फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है ना, तो R1 हो जाएगा आपका P2 माइनस P1 बाय P1, ये आपका R1 हुआ। R2 क्या हो जाएगा, P3 माइनस P2 बाय P2 इंटू 100, अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 हो गया। तो ऐसे R1 R2 R3 जैसे जितने आपको दिए हैं उतने आपको R1 R2 निकल जाएंगे। यहाँ पर 3 टर्म्स है तो उसके लिए एक लेस मिलेगा R2, ये ध्यान रखना। R1 P2 और P1 का, P2 और P1 का R1 हो गया, P2 और P3 का R2 हो गया, तो हमें R1 R2 मिल गया। अब R बार निकालना है, तो R बार क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर हो जाएगा R1 इंटू R2, कितने टर्म से, 2 टर्म से, तो 1/n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। ये जो n है और ये n है, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ टाइम स्टेप, ये n और ये n अलग है, ध्यान रखना। तो जितने नंबर ऑफ r है उसका, सपोज यहाँ पर R3 भी रहता तो r बार होता R1 प्लस R1 इंटू R2 इंटू R3 टू द पावर 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना, ये हुआ। सो ऐसे करके आर बार मिल जाएगा। और ऑल दो ये पूछा नहीं गया है, लेकिन इन केस अगर पूछ दिया जाए, वैसे ही ये इससे क्वेश्चंस कम आते हैं, है ना, तो इन केस अगर पूछ दिया जाए सो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पी नॉट पता है, आर बार निकल जाएगा, एन आपको पता है, पता ही रहेगा ऑब्वियसली। ये क्यों, सपोज ये 2000 का है ना, 1 ईयर का ले रहे हैं, ये 2005 का हमें निकालना है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 ईयर, है ना। 1 स्टेप के 5 बार हम ऐड करेंगे तो 2005 मिलेगा, तो n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें ये क्या लिखा है, dp1 इज ग्रेटर देन सॉरी dp1 इज लेस देन dp2 इज लेस देन dp3। dp1 क्या है, चेंज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, मतलब आपका सपोज p1 हुआ, p2 हुआ, P3 हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस हम dp1 ले रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस dp2 ले रहे हैं। तो मतलब जो चेंज इन सेकंड है ना dp2, वहाँ पर ज़्यादा चेंज होगा, मतलब ये ग्रेटर है, ये dp2 ग्रेटर है। अब जो थर्ड लेंगे और ज़्यादा डिफरेंस आएगा, और ज़्यादा डिफरेंस आएगा, तो ये ज्योमेट्रिक इंक्रीज यहाँ यूज़ करते हैं। लास्ट है आपका थर्ड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इसमें क्या होता है, Pn इज इक्वल टू पी नॉट, ये तो आपको पता है दोनों, एन एक्स बार, एन भी पता है एक्स बार भी पता है, प्लस एन एन प्लस 1 बाय 2 इंटू वाई बार। अब एन तो आपको पता है, वाई बार क्या होता है, तो सपोज P1 हुआ, P2 हुआ, P3 हुआ, P4 हुआ, P7 का हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ टाइम स्टेप 1 ले रहे हैं ना, 1 ईयर, ये आपका ईयर वाइज है या डेकेड वाइज है, फर्स्ट डेकेड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवन्थ डेकेड, बीच में कितने साल है, 30 साल का गैप है, 30 साल का, लेकिन हम तो डेकेड के हिसाब से ले रहे हैं, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 बट नंबर ऑफ कितने साल का डिफरेंस ले, डेकेड में ले, तो एन इज 10 से डिवाइड करेंगे, सो एन इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस सपोज x1 हुआ, इन दोनों का डिफरेंस x2 हुआ, ये आपका x3 हुआ। ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा इंक्रीज होगा, डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज किस में होता है, हमेशा आपका ज्योमेट्रिक में हमेशा इंक्रीज होता है, आपका इंक्रीज अरिथमेटिक में जरूरी नहीं इंक्रीज हो। अब ये तो हो गया, इसका एवरेज लेंगे तो आपका x बार आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये आपका x बार हुआ। अब इसका भी डिफरेंस लेंगे, ये आपका क्या हो गया y बार, ये क्या होगा, ये आपका y2 सॉरी, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा, ये इसका भी डिफरेंस होगा। अब ये इसमें तो पॉपुलेशन हम ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। हो सकता है यहाँ पर कम इंक्रीज हुआ हो इससे, सपोज ये आपका P1 कितना है, ये आपका सपोज 5000 है, ये आपका 10,000 है, तो ये कितना हुआ इंक्रीज, ये 5000 हुआ। अब ये बोले कि अगले साल इंक्रीज सिर्फ, ये आपका 10,000 है, यहाँ पर का 12,000 हुआ है पॉपुलेशन, तो ऑब्वियसली इंक्रीज तो होते जा रहा है, लेकिन कम इंक्रीज हुआ। यहाँ पर x2 कितना हो जाएगा 2000, तो इसका जो इंक्रीज होगा ना, ये -3000, यहाँ से डिक्रीज हो गया, तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3000। अब सपोज y4 हुआ आपका 20,000, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 8000 हो गया, 12,000, 20,000 माइनस 12,000, तो यहाँ पर इंक्रीज कितना हो जाएगा 8,000 माइनस 2,000, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 6,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज हो रहा है, तो एक्स तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो x1 है वो पहला जो अगर है 5,000, तो हो सकता है वो x2 जो है x1 से ग्रेटर भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, तो जो y1 होगा वो आपका लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ओके, तो ये आपको P1 P2 माइनस P1 करना है, लेकिन y1 के रेस्पेक्ट में हमको x1 माइनस x2 करना है, ये ध्यान रखना, x1 माइनस x2 माइनस x3। ओके,
ठीक है। तो यहाँ से आपको वाई बार मिल जाएगा। वाई बार क्या होगा, y1 प्लस y2 बाय 2। सेम जैसे x बार निकालते हैं वैसे y बार निकालते हैं। सो pn हो जाएगा आपका p नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन एन प्लस 1 बाय 2 इंटू वाई बार। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का। ठीक है, ओके। इसमें आपका ऑब्वियसली सॉरी P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3, तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो चेंज होगा ना, हो सकता है कि पहला वाला कम हो दूसरा वाला ग्रेटर हो, तो ये तो नॉर्मल अरिथमेटिक सॉरी जियोमेट्रिक्स में ऐसे ही होता है। लेकिन जो तीसरा है ना, हो सकता है वो भी कम हो, तो ये आपका अरिथमेटिक जैसे जो चेंज हो रहा है वो आपका कम ज़्यादा हो सकता है, उसके कारण जो वाई बार है प्लस माइनस ये आपका आ सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका पर कैपिटा वाटर डिमांड। पर कैपिटा मतलब एक इंडिविजुअल का वाटर डिमांड कितना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या है, फॉर्मूला क्या है आपका, पर कैपिटा वाटर डिमांड, इसको पर कैपिटा, ठीक है पूरा लिख देते, पर कैपिटा वाटर डिमांड। तो आपको अगर किसी सिटी का टोटल एनुअल एवरेज वाटर, मतलब ऐसा नहीं हर का इंडिविजुअल, पहले का 5 है दूसरे का 10 है, इंडिविजुअल नहीं, टोटल एवरेज बताओ, टोटल कितना है। एवरेज मतलब आपका पहले का 5 है दूसरे का 10 है तीसरे का अगर 15 है, तो आप तो टोटल बताओ मुझे, टोटल। तो ये हो जाएगा आपका 5 10 15 कितना हो गया, ये आपका 20, ये आपका 30। तो टोटल डिमांड आपका 30 है। यहाँ पर एवरेज नहीं आना था, टोटल एनुअल वाटर कंजप्शन ऑफ कम्युनिटी। तो टोटल डिमांड कितना है, टोटल एनुअल वाटर कंजप्शन ऑफ कम्युनिटी, ये कितना है, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कर दें, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो टोटल का है, तो पॉपुलेशन से कर देंगे तो क्या होगा, सिंगल का आ जाएगा, एक आदमी का कितना डिमांड है, एनुअल डिमांड, यहाँ पर एनुअल हो गया ना, तो एनुअल डिमांड पर डे निकालना है तो डिवाइड बाय इंटू 365, या इसके रेस्पेक्ट में डिवाइड बाय 365, ये आ गया। ठीक है, सो पर कैपिटा डिमांड हो जाएगा, टोटल एनुअल, एवरेज नहीं आना चाहिए, टोटल एनुअल वाटर कंजप्शन ऑफ कम्युनिटी डिवाइड बाय पॉपुलेशन इंटू 365। कोई उसमें नहीं है, बेसिक मैथ्स है। ठीक है, ये आप बचपन में एप्टीट्यूड में पढ़ते होंगे। ओके, अब डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना रहता है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड ये होता है 135 लीटर, ये एलपी है, एल लीटर पीसीडी पर कैपिटा डिमांड, लीटर पर कैपिटा डिमांड डोमेस्टिक वाटर डिमांड है ना। अब इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड ये कितना है, ये आपका 50 लीटर पर कैपिटा डिमांड, 50 एलपीसीडी। ओके, अब बोला एवरेज इंडियन टाउन विदाउट फुल फ्लशिंग। अब ये आपका एवरेज इंडियन टाउन बोला है, एवरेज इंडियन टाउन विदाउट फुल फ्लशिंग, एलआईजी मतलब लो इनकम ग्रुप, उसके लिए आपको वाटर डिमांड कितना चाहिए रहता है, वो आपको 270 एलपीसीडी रहता है, लीटर पर कैपिटा डिमांड। फिर आपका ये विदाउट फुल फ्लशिंग सिस्टम था, विद फुल फ्लशिंग सिस्टम, अगर फ्लश करेंगे फुल फ्लशिंग फैसिलिटी रहेगा तो ऑब्वियसली वाटर का ज़्यादा यूज आ जाएगा, तो 270 से बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 335 हो गया। ठीक है, तो ये 135 270 335, ये डोमेस्टिक वाटर डिमांड, ये इंडियन टाउन के लिए, आपका एलआईजी ग्रुप के लिए, एचआईजी के लिए, ये आपका इंडस्ट्रियल। अब इसको याद कैसे करेंगे, डोमेस्टिक का 135 है, एलआईजी का कितना है उसका डबल कर दो तो 270 हो गया। अब आपका एचआईजी का करना है तो एचआईजी क्या कर दो, 2 को 3 बढ़ा दो, है ना, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ का 35 का यहाँ का 35 लिख दो। ठीक है, या तो यहाँ पर आपको कितना ऐड कर दो, 200 ऐड कर दो तो आपको 335 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका डबल करना ज़्यादा, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एलआईजी में डबल हो रहा है, एचआईजी में क्या हो रहा है, प्लस 200 हो रहा है, यहाँ इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पर प्लस 200 हो रहा है। ठीक है, ये इंटू 2 है और यहाँ पर प्लस 200, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो, 135 इंटू 2 270, 135 में प्लस 200 कर दो 235, तो सब आपका डोमेस्टिक वाटर सप्लाई से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल आप 50 याद कर लो, उसमें कम डिमांड होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, इंडिविजुअल का वाटर डिमांड तो पता चल गया, लेकिन किसी टाउन में हो सकता है कहीं पर आपका आग लग जाए, तो उसको बुझाने के लिए कौन आता है, आपका फायर ब्रिगेड आता है ना, तो उसको पानी चाहिए रहेगा, पानी से भी बुझाता है, तो उसको स्टोर करके रखना रहता है, तो उसको भी कुछ डिमांड रहता है, सो उसका डिमांड हम बोलते हैं आपका फायर डिमांड। तो हम यहाँ पर फायर डिमांड निकालेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला टू फाइंड फायर डिमांड। ये आपका एक भी अभी बार गेट में नहीं पूछा गया, ये ध्यान रखना, एक भी बार नहीं पूछा गया है, लेकिन स्टिल अगर याद कर सकते हो तो कर लेना, मैंने तो अपने समय में किया था। ये आपका ईएस हो गया या पीएससी हो गया, उसमें कहीं ना कहीं ये आपका पूछा गया है। ठीक है, और गेट में नहीं पूछा गया, हो सकता है कभी आ जाए, ठीक है,
ठीक है, फोर्स नहीं करूंगा याद करने के लिए, अगर कर सकते तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, जैसी जिसकी श्रद्धा। ओके, सो पहला है आपका कुचलिंग्स फॉर्मूला। कुचलिंग्स, तो वो क्या बोला, डिस्चार्ज इज 3182 रूट ऑफ पी, वेयर पी इज इन थाउजेंड्स। सपोज आपके पॉपुलेशन है आपका 1 लाख, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देना, कितना आ रहा है, तो 100, तो पी इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। ये कितना, 100,000 हो गया, पी इज इक्वल टू 100, ठीक है, फॉर्मूला में आपको थाउजेंड्स में रखना है। Q इज इक्वल टू लीटर पर मिनट, जो भी आएगा ना वो लीटर पर मिनट में रहेगा। ये सिर्फ इसमें नहीं बोला गया, ये सभी में है, P 1000 ये सभी में है, Q लीटर पर मिनट, ठीक है। इसको थोड़ा जल्दी से बढ़ेंगे क्योंकि अब इसको आपको याद ही करना है, कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं है जो कोई ट्रिक है, चारों अलग अलग फॉर्मूले हैं, है ना। जो बेस्ट तरीका याद करने का रिवाइज, इससे बेटर ऑप्शन नहीं है। ये हो गया कुचलिंग्स 3182 रूट ऑफ पी, ये तो सिंपल है। फ्रीमैन्स फॉर्मूला फ्री है, Q इज इक्वल टू 1136 P बाई 5 प्लस 10। यहाँ पर आपका 1136 है, 1136 P 5 और 10, यहाँ नीचे 5 है, इंटू 2 ऊपर है 5 और 10। फिर नेक्स्ट है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला, ये हो गया 4637, ठीक है, 3 4 5 हटा दो 6 7, 3 4 5 हटा दो 6 7, ऐसा याद कर सकते हो। 4637 रूट ऑफ पी 1 माइनस 0.01 रूट ऑफ पी, रूट पी तो यहाँ पर भी अंदर भी रहेगा, तो 1 माइनस 0.01 रूट ऑफ पी, ऐसा कुछ याद कर सकते। रूट पी अगर बाहर है, अंदर ले गो माइनस के साथ, तो आपका नेगेटिव वैल्यू आ गया, लेकिन क्यू तो पॉजिटिव होता है ना, तो क्यू रूट पी को और छोटा कर दो, तो 0.01 इंटू कर दिए। फिर नेक्स्ट है आपका बॉस्टन फॉर्मूला, आपका कुचलिंग्स ईजी है और आपका बॉस्टन ईजी है, तो ये आपका रूट 3182 रूट ऑफ पी हो गया, ये 5663 रूट ऑफ पी हो गया, ठीक है। पी तो आपको पता है इन थाउजेंड्स, वेयर क्यू इज इन लीटर पर मिनट। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई अपने तरीके से कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, आपको प्रैक्टिस कर सकते हो, याद कर लो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। फॉर्मूला बुक में तो लिखना ही लिखना है, रीड करते रहो, क्या पता याद हो ही जाए, पूछ लिया जाए तो अच्छी बात है ना। अब वेरिएशन इन वाटर डिमांड, आपका एवरेज डेली वाटर डिमांड कितना होता है, सपोज उसको क्यू से डिनोट कर रहे हैं, एवरेज डेली वाटर डिमांड, ये क्यू अलग है, ये क्यू अलग है। एवरेज डेली वाटर डिमांड, डेली कितना रिक्वायरमेंट है, सो पॉपुलेशन हो गया, ओके, पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। और एक आदमी, सपोज आपके 1 लाख है, लेकिन एक एवरेज बंदा कितना यूज़ करता है, तो पर कैपिटा वाटर डिमांड, सिंगल आदमी कितना यूज़ करता है, पर कैपिटा वाटर डिमांड को पॉपुलेशन से इंटू कर दो, तो आपको एवरेज डेली वाटर डिमांड मिल जाएगा। ये एवरेज है, एवरेज हो सकता है कभी ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी हो जाए ना, तो क्यू मैक्स डेली, मैक्सिमम डेली कितना रिक्वायरमेंट होता है डेली का, तो इसमें हम 1.8 इंटू कर देंगे, तो 1.8 क्यू हो गया, ठीक है, ये मैक्सिमम डेली हो गया। अब क्यू मैक्स अवरली, अवरली मैक्सिमम कितना डिमांड हो सकता है, सो ये हो सकता है 1.5 इंटू क्यू मैक्स, 1.5 इंटू क्यू मैक्स, ये आपके 1.5 गुना ज़्यादा हो गया, 1.5 शाना बन रहा है, 1.5 गुना ज़्यादा, है ना, ये 1.8 था, ये 1.5 गुना ज़्यादा हो गया, लेकिन ये आपका क्यू मैक्स अवरली का, क्यू मैक्स डेली का 1.5 गुना जाना है, तो आपका विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज डेली वाटर डिमांड कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 1.8 कर दो, तो क्या हो जाएगा 2.7 क्यू हो जाएगा। सो एवरेज डेली वाटर डिमांड से 2.7 इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा क्यू मैक्स अवरली। अब नेक्स्ट है कॉन्स्टिडेंट ड्राफ्ट, कॉन्स्टिडेंट ड्राफ्ट, तो ये क्या होता है, क्यू मैक्स अवरली, क्यू मैक्स डेली है प्लस फायर डिमांड, तो उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, ठीक है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, क्यू मैक्स डेली प्लस फायर डिमांड। अब इन दोनों को ऐड किए, क्यू मैक्स डेली और फायर डिमांड, सॉरी इसको नहीं, क्यू मैक्स डेली और आपका फायर डिमांड, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फायर डिमांड हो जाएगा, सॉरी वो आपका कोइंसिडेंट ड्राफ्ट हो जाएगा। क्यू मैक्स डेली में आपका एवरेज वाटर डिमांड, तो एवरेज डेली वाटर डिमांड वो आपका ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट क्या बचा, क्यू मैक्स अवरली, है ना, तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट तो देख लिए, टोटल डिमांड और टोटल ड्राफ्ट क्या होता है, जो बचा क्या है क्यू मैक्स डेली, तो हो जाएगा क्यू मैक्स अवरली या फिर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, कोइंसिडेंट डिमांड, दोनों का जो मैक्सिमम हो जाएगा ना वो आपका टोटल डिमांड और टोटल ड्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका टोटल अवरली, तो क्यू मैक्स अवरली तो आपका ग्रेटर रहता है क्यू मैक्स डेली से, 1.5 टाइम्स ग्रेटर रहता है, तो क्यू मैक्स डेली को इससे मैच करने के लिए क्या होगा, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, सो क्यू मैक्स डेली को फायर डिमांड से ऐड कर दिए, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना ये होता है कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। अब आता है टोटल डिमांड और टोटल ड्राफ्ट, तो इसको कैसे चेक करेंगे, ये आपका कोइंसिडेंट ड्राफ्ट है और आपका फायर है, सॉरी क्यू मैक्स अवरली है, क्यू मैक्स अवरली और कॉन्स्टेंट ड्राफ्ट, दोनों में से जो भी मैक्सिमम रहेगा वो आपका टोटल डिमांड और टोटल ड्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बेसिकली आपका थ्योरेटिकल ही टॉपिक था, ज़्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आते ही हैं तो वो न्यूमेरिकल से ही आएंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर थ्योरी कवर किया, न्यूमेरिकल का कुछ पोर्शन ही है, आएंगे तो न्यूमेरिकल से ही आएंगे, तो इतना ध्यान नहीं देना है, न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर कर लेंगे, और बेसिकली वो पॉपुलेशन से ज़्यादा ही पूछा गया, ठीक है, मोस्टली पॉपुलेशन से ही पूछा गया, ओके। सो इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।